प्रकाश संश्लेषण या जैसे हमने फोटोसिंथेसिस कहा था। द सनलाइट इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी to form different carbohydrates and eventually proteins, nucleic acids, ये सब कहलाएगा बायोमास। बायोमास is the mass of living organism in an area. Simple. Biomass is the mass of living organism in an area. Right? जैसे एग्जाम्पल क्रॉप बायोमास हो गया, ये एल्गल बायोमास हो गया, एक्वेटिक बायोमास कह दीजिए, ट्री एंड द प्लांट बायोमास, कहीं भी हम ये टर्म यूज कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म प्राइमरी प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर्स ने सूर्य की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए बायोमास बना लिया, वही है प्राइमरी प्रोडक्शन। सो द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक चीजें इंक्लूड कर रहे हैं इसमें हम, द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यानी बायोमास by photosynthesis is called primary production. Measure as, ये रहे यूनिट्स किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, इस तरह से यूनिट जो है हम इसके लिए लगा देते हैं बायोमास के लिए। ठीक है जी। नाउ ये था प्राइमरी प्रोडक्शन। अब ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हुई? व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? The rate of production of biomass is called primary productivity, है ना? जिस दर से, जिस रेट से वो बन रहा है, the rate of production of biomass is termed as primary productivity. अब ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या बायोमास की प्रोडक्टिविटी अलग अलग तरह के इकोसिस्टम में अलग अलग होगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन को या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को। हम वो सारे फैक्टर्स देखेंगे। एक डेजर्ट में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस तरह से है, एक ग्रासलैंड में किस तरह से है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कैसे है, टेम्परेट रीजन में कैसे है, आर्कटिक रीजन में कैसे है। तो भाई क्या क्या फैक्टर्स हैं जो प्रभावित कर सकते हैं बायोमास की प्रोडक्शन को, दैट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को। ना गौर से सुनिए। The amount of biomass produced per unit area, कितना अमाउंट कितने एरिया में, दोनों बातें मद्देनजर रखनी है। The amount of biomass produced per unit area, नोट करते जाइए साथ साथ, बाद में कहीं भूल ना जाएं। Over a certain period of time, एक डेफिनेट ड्यूरेशन ले लिया, एक अवधि ले ली कि इतने टाइम में इतने एरिया में कितना बायोमास बन रहा है। क्लियर हुआ? द अमाउंट ऑफ बायोमास, एक चीज हमने अमाउंट ली, प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया दूसरी बात, तीसरी बात ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी प्रोडक्शन, राइट? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है जी? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम डिफाइन कर रहे हैं यहां पे। नाउ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए यूनिट्स हैं किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, सालाना, एक साल की अवधि लेके हमने ये कैलकुलेट कर लिया। नाउ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम किस लिए जानना चाह रहे हैं? ताकि हम अलग अलग इकोसिस्टम्स को कंपेयर कर सकें। Primary productivity is used to compare productivity in different ecosystems. Aquatic ecosystem, terrestrial ecosystem. Terrestrial ecosystem में भी grassland, forest, desert वेरी कर जाएंगी।
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इट इज प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जिसको हम बायोमास भी कह सकते हैं, बाय फोटोसिंथेसिस बाय प्रोड्यूसर्स, है ना। मेजर कैसे हम करेंगे इसको, ग्राम पर मीटर स्क्वायर या फिर किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर। In other words, amount of biomass produced per unit area over a certain period of time by plants during photosynthesis is called primary productivity। और अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो इसको फॉर सम टाइम, तो इट इज एक्सप्रेस्ड एज ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या फिर किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। इट इज यूज्ड टू कंपेयर प्रोडक्टिविटी इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। और अगर आपको कंपेयर करनी है प्रोडक्टिविटी बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम्स, तो आप इसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, पर ईयर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी। कोई डाउट यहां तक? Let's solve a question. Which ecosystem has maximum biomass? बताइए, बायोमास सबसे ज्यादा कौन से इकोसिस्टम में होगा? बारह स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। सायन, ऋषि, शुभश्री, आरफा, रोहन, ऐश्वर्या, जतिन, रिदा, अविरूप, दिशा, भूमिका, अतुल, ठीक है, सब स्टूडेंट्स ने इस बार सही जवाब दिया। डेट्स गुड। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा बायोमास होगा व्हेन कंपेयर टू दीज, ठीक है। बायोमास क्या है? इट इज द mass of living organisms in an area. Forest ecosystem has maximum biomass because the size and longevity of the trees. Forest ecosystem has formed as most massive and complex ecosystem on the earth. Grassland ecosystem, lake, pond ecosystem, they have comparatively less biomass when compared to forest ecosystem. So let's talk about types of productivity now. ठीक है, तो हम पढ़ते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पहले, उसके बाद हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पढ़ेंगे। वॉच द वीडियो। दो भागों में बांट तरह की है। एज आई टोल्ड यू, जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंड इज एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पहले जिक्र करते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखिए जी, सिंपल सी एग्जांपल आपके सामने है। सनलाइट द सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें से PAR रीजन याद है ना, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, उतना रीजन जो कि टोटल सनलाइट का 50% है, और उस PAR में से भी 2 से 10% ही इस्तेमाल हो पाता है। सूर्य की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए सोलर एनर्जी लिखा है ना सनलाइट के लिए। क्लोरोफिल जो कि ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट है, यहां हमने लीफ दिखाया है। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हुआ और बना क्या है जी, स्टार्च, है ना। स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट सेल्स। ग्लाइकोजन इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन एनिमल सेल्स। यहां हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। सो जीपीपी नोट कर लेंगे भाई सभी लोग। GPP or the gross primary productivity is rate of production of organic matter during photosynthesis। प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते समय जिस रेट से, जिस दर से बनाया है ऑर्गेनिक मैटर यानी बायोमास, वही है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी।
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ग्रॉस होता है टोटल जितना बन गया, नेट मतलब उसमें से जो नतीजा निकला. लेट्स सी व्हाट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. Plants use some amount of GPP in respiration. भाई बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस तो हो ही रही है ना. So plants they use some amount of the gross primary productivity in respiration. तो जीपीपी में से R माइनस करना पड़ेगा तो आएगा नेट रिजल्ट. जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के साथ हम आगे रिलेट कर पाएंगे वो तो नेट होगा ना. सो जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन दैट इज माइनस आर gives you NPP. It is the available organic matter for the consumers. नेक्स्ट लेवल आ गया ना कंज्यूमर का. प्रोड्यूसर ने बनाया फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कुछ ऑर्गेनिक मैटर इस्तेमाल हो गया, कुछ चीजें यूज हो गई, तो उसमें से माइनस कर दिया उसे, बाकी बचा नेट. वही नेट तो अगले लेवल के लिए अवेलेबल है जब एक हर्बीवोर इस प्लांट को खाएगा, है ना. तो उस तक तो यही पहुंचा ना. क्लियर है. तो आगे बढ़ने से पहले हम क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं. assertion says net primary productivity is always more than gross primary productivity. और इसका रीजन है net primary productivity is the amount of organic matter that is lost by producers during respiration. तो आप बताइए assertion करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का, या फिर दोनों गलत हैं. ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक पे नोट कीजिए, मैं पोल क्वेश्चन पोस्ट करूंगा फिर. It is done. Okay. So here are the 4 options. Three students are correct. What happened with the most of the students this time? Yeah, got confused. Rushi, Rohan, Jatin are correct only. ठीक है, तो देखिए आपने ऑप्शंस पढ़े ही नहीं अच्छे से, तो गलत हुआ आपका. Both assertion and reason are false. This is the answer.
तो देखिए अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज द प्रोडक्टिविटी, है ना, जिसको हम ग्राम पर मीटर स्क्वायर या फिर किलो कैलोरीज पर ईयर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी इट इज ऑफ टू टाइप्स, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास कितना प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, है ना, टोटल विदाउट एनी लॉस, हम इसको ग्रास कहेंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है प्लांट्स अगर बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो जाया भी होगा, एनर्जी में, रेस्पिरेशन में, बाकी चीजें हैं, ग्रोथ में, है ना। तो लूजेस के बाद जो बचता है हम उसको कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हुआ, इट इज अवेलेबल ऑर्गेनिक मैटर फॉर कंज्यूमर्स, के वो ऑर्गेनिक मैटर जो प्लांट्स के पास बचा हुआ है और वो ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूमर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से अगर हम रेस्पिरेटरी लूजेस जो हैं वो माइनस करेंगे तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रहेगा। समझ में आया? Any doubt here? तो टोटल जो होता है डेट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और जो लूजेस के बाद रहता है रेस्पिरेटरी लूजेस एक्स्ट्रा वो होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दिस इज द डिफरेंस। कोई डाउट यहाँ पे? सो assertion says नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो गलत हुआ क्योंकि जीपीपी हमेशा ज्यादा होती है, एनपीपी हमेशा कम होती है। रीजन था एनपीपी इज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज लॉस्ट बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। नहीं, लॉस्ट नहीं होता, अवेलेबल जो होता है दैट इज एनपीपी। ठीक है, अवेलेबल बायोमास। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेरीज इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स, है ना। तो देखिए प्रोडक्टिविटी ऑफ डेजर्ट देखिए बहुत कम होती है, एक्वेटिक प्लांट्स में ठीक ठाक होती है, ग्रासलैंड में, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में, तो हर जगह जो है प्रोडक्टिविटी वेरी करती है, डिफर करती है। ऐसा क्यों होता है? Because there are many factors that are responsible for productivity. So let's learn about them. Okay, so why there is variation in primary productivity, let us find out. मेजर न्यूट्रिएंट्स, कितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, एंड सेकेंड फोटोसिंथेटिक एबिलिटी ऑफ प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस करने की काबिलियत, एबिलिटी, जो कि कई फैक्टर्स पे निर्भर करेगी, अभी देखते हैं हम वो। इफ यू कंपेयर अ कैक्टस विद एक्वेटिक प्लांट्स and you compare aquatic plants with shrubs and compare them with trees, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में अंतर मिलेगा आपको। आपने कहा सर कैक्टस है तो डेजर्ट में पाया जाता है, डेजर्ट में तापमान बहुत ज्यादा है, लाइट की अवेलेबिलिटी है, लेकिन पानी की कमी है ना। डेजर्ट का सॉइल जो है उसकी क्वालिटी अलग हो जाएगी जब हम कंपेयर करेंगे एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से। सो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी और बहुत सारी एनवायरमेंटल कंडीशंस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को डिसाइड करती है, राइट जी। सो हेडिंग दे लीजिए डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अलग अलग बायोम्स के हिसाब से डिस्कस कर लेते हैं। सो बात करते हैं आर्कटिक एंड एल्पाइन रीजन्स की। आर्कटिक वर्ड सुनते ही लगता है कि भाई बड़ी ठंड लग रही है पोलर रीजन्स की बात हो रही होगी। यू रिमेंबर दैट आर्कटिक टुंड्रा रीजन।
अब है क्या जी, यहां पे तापमान तो बहुत ही कम है, वेरी लो टेम्परेचर, ठंड बहुत ज्यादा है और सनलाइट भी कम मिल रही है, लीस्ट सनलाइट। तो खुद ही सोच लीजिए, सनलाइट तो भाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए, एक सही तापमान का होना भी जरूरी है। सो स्वाभाविक सी बात है, देयर विल बी लीस्ट प्रोडक्टिविटी, राइट। चलो अब हम कंपेयर करते हैं टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स, राइट। यहां पे कैसे सिचुएशन है, सनलाइट तो भरपूर मात्रा में है, मैक्सिमम सनलाइट इज अवेलेबल, रेन है, बारिश हो रही है, नमी है, मॉइस्चर है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। सो टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का हम कंपैरिजन जब करते हैं, एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमम इन ट्रॉपिक्स, एवरेज इन टेम्परेट। सबसे ऊपर आर्कटिक रीजन आ गया, फिर टेम्परेट आ गया, फिर ट्रॉपिकल रीजन आ गया, फिर इक्वेटोरियल रीजन है, वो हम जानते ही हैं, भूमध्य रेखा जिसे हम कहते हैं। डेजर्ट, रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट याद है, राइट। मैक्सिमम सनलाइट अवेलेबल, डेजर्ट की बात करें तो भाई सनलाइट, सूर्य की रोशनी तो बहुत है, गर्मी भी बहुत है, लेकिन लेकिन प्रॉब्लम लैक ऑफ रेन एंड ह्यूमिडिटी, बारिश नहीं है, पानी की बहुत कमी है, नमी नहीं है, तो पानी तो चाहिए ही। अब फिर वही समस्या, प्रोडक्टिविटी विल डिक्रीज। अब आ जाते हैं जी एक्वेटिक सिस्टम, पानी है जहां पे, आप कहेंगे जहां पानी है तो वहां पानी की तो कोई कमी नहीं। अब यहां कमी किस चीज की हो जाएगी, सूर्य की रोशनी जो है वो बिल्कुल नीचे वाली सतह तक तो नहीं पहुंच पाएगी, बहुत डीप ओशियन की अगर आप बात कर रहे हैं तो बिल्कुल नीचे जाते जाइए बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाएगा, है ना। लिमिटेड सनलाइट इज अवेलेबल विद इंक्रीजिंग वाटर डेप्थ, जैसे जैसे पानी की गहराई बढ़ रही है, लिमिटेड सनलाइट ही अवेलेबल हो पाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, लेस प्रोडक्टिविटी। एज यू कंपेयर इट विद द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी एक्वेटिक इकोसिस्टम। प्रोडक्टिविटी वेरीज इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स, है ना। ऐसा क्यों होता है, सबसे पहली बात है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स के, न्यूट्रिएंट्स कितने अवेलेबल हैं सॉइल में, सॉइल की कितनी कैपेबिलिटी है फॉर होल्डिंग द न्यूट्रिएंट्स, है ना। डेजर्ट में सबसे कम होंगे, है ना। और अगर हम देखें फर्टाइल सॉइल्स जिसमें ह्यूमस कंटेंट ज्यादा होगा, तो वहां न्यूट्रिएंट्स सबसे ज्यादा अवेलेबल होंगे। फोटोसिंथेटिक एबिलिटी ऑफ प्लांट्स के, प्लांट कितना यूटिलाइज कर रहा है सोलर रेडिएशंस को, ठीक है, एंड कन्वर्टेड इनटू द शुगर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स एक जगह के, फॉर एग्जांपल मॉइस्चर, टेम्परेचर, सोलर रेडिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमने मेजर बायोम्स जब पढ़ा था तो हमने देखा क्या था कि रेडिएशन, टेम्परेचर जो है, दे आर द लिमिटिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो टुंड्रा रीजन देखिए, वहां पे टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। डेजर्ट में टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन लिमिटिंग फैक्टर वहां पे मॉइस्चर, वाटर कंटेंट है, तो इस वजह से वहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं होती। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इज सीन इन कोरल रीफ्स, है ना। कोरल रीफ्स में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है ऑन आवर प्लेनेट अर्थ, ठीक है। कोरल रीफ्स के बाद होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और इन अदर वर्ड कोरल रीफ्स। यस, बताइए। सर कोरल रीफ में क्यों सबसे ज्यादा होगी? कोरल रीफ्स में एक्चुअली इसलिए होती है क्योंकि वहां पे फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं ना, इनके साथ एसोसिएटेड होते हैं ज्यादा,
ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी ओशन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव यही होते हैं, ठीक है। ओके अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है। ओके। कोरल रीफ में जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी हाई है। यस 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 यस, ओके ठीक सर, है। थैंक ज्यादा यू। बायोमास उन्हीं का होता है और वही बायोमास जो है कंज्यूमर्स में फ्लो होता है। ओके। ग्रेजिंग फूड चेन जो एक्वेटिक सिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, वो इन्हीं की वजह से है, कोरल रीफ्स की वजह से। फिर उसके बाद आते हैं हमारे फील्ड्स, जैसे कि शुगर केन फील्ड है या फिर कोई भी फील्ड हो। हमारा जो एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम हम खुद बनाते हैं फील्ड्स की फार्म में, उसमें प्रोडक्टिविटी हमारा सबसे पहला फोकस होता है ना, कि यील्ड ज्यादा हो। हम प्रोडक्टिविटी को यील्ड कहते हैं, है ना। तो हम फर्टिलाइजर यूज करेंगे, पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे, हर्बिसाइड्स यूज करेंगे, तो उससे यील्ड तो ज्यादा होगी ही। लीस्ट प्रोडक्टिविटी इज सीन इन डेजर्ट एंड डीप सी। डीप सी में कम प्रोडक्टिविटी क्यों होती है? सबसे पहले बात तो वहां पे सनलाइट नहीं पहुंच पाती, और दूसरी बात वहां पे न्यूट्रिएंट्स भी एक लिमिटिंग फैक्टर होते हैं। ओके। कोई डाउट बताइए। ओके, तो क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं हम। assertion says primary productivity generally increases from the polar regions toward the tropics, और रीजन है इसका, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीशीज इनहेबिटिंग इट, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा। तो बताइए, assertion करेक्ट है, रीजन करेक्ट है? रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion की, या फिर दोनों गलत है? डू इट ऑन योर नोटबुक। आई विल पोस्ट द पोल क्वेश्चन। अच्छे से पढ़िए। Okay, so here are the four options. Rushi, Jatan, Avirup, too fast. बस 4 स्टूडेंट्स का गलत हुआ इस बार। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। So सायन, ऋषि, आरफा, रोहन, ऐश्वर्या, जतिन, रिदा, अभिरूप, भूमिका, कृष्णा, ये स्टूडेंट्स करेक्ट हैं। आंसर, both assertion and reason are true and reason is correct explanation for the assertion. तो देखिए, primary productivity rate of production of organic matter by process of photosynthesis by producers per unit area over a period of time, है ना। यूनिट्स इसके याद रख सकते हैं आप। सो क्रॉप बायोमास, ट्री एंड प्लांट बायोमास, अल्गल बायोमास, एक्वेटिक बायोमास, ये सारे जो हैं दीज आर फॉर्म्ड ऑफ प्रोडक्टिविटी। The primary productivity of an ecosystem depends on the plant species inhabiting it, है ना। तो
प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी? बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा अवेलेबल हैं सॉइल में, लॉन्गर अवेलेबिलिटी और ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, ठीक है, लॉन्गर आवर्स, अगर सनलाइट ज्यादा टाइम के लिए अवेलेबल है तो प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, है ना। फोटोसिंथेटिक एबिलिटी ऑफ प्लांट पे भी डिपेंड करती है, जितना ज्यादा प्लांट लाइट को एफिशिएंटली यूज कर रहा है उतनी ज्यादा फोटोसिंथेटिक रेट ज्यादा होगी। Increased sunlight exposure lead to great primary productivity due to higher photosynthetic activity of the producers, ठीक है। तो दो चीजें सनलाइट है और मॉइस्चर, अगर ये दोनों चीजें प्रेजेंट हैं तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें अगर हम, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ट्रॉपिकल रीजन्स में, है ना। तो सन की डायरेक्ट लाइट जो है यहाँ पे पड़ती है, ठीक है, तो टेम्परेचर अच्छा खासा होता है, रेनफॉल भी बहुत होती है वहां पे, इसी वजह से यहाँ पे प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। Angle of inclination of sun is less towards the pole and increases as we move towards the tropical zones, ठीक है। तो देखिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन, ठीक है, यहाँ पे देखिए एंगल कम है, ठीक है, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन्स पे देखिए, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, है ना, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सनलाइट फॉल होती है, ठीक है। Thus the incident sunlight is more direct on tropical region than the poles, है ना, सीधी सी बात है, सनलाइट डायरेक्ट है यहाँ पे कम है। As the sunlight exposure increases from polar regions toward the tropics, primary productivity also increases, ठीक है। अगर हम पोल्स से विजिट करेंगे सेंटर की तरफ, इक्वेटर की तरफ, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, है ना। अगर हम अपोजिट जाएंगे फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी, ठीक है। कोई डाउट यहां? Let's solve one more question. Which of the following ecosystem types has highest annual net primary productivity? तो बताइए net annual primary productivity किस इकोसिस्टम में होगी? Again, 10 students are correct. Sayan, Arfa, Aishwarya, Jatin, Rida, Avirup, Atul, अर्पिता, कृष्णा, ऋतिक। इस बार बस 2 स्टूडेंट्स का गलत हुआ है, गुड, एरर कम हो रहे हैं बच्चों के, ठीक है। तो देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज करेक्ट आंसर। तो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इट इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ओवरऑल प्रोडक्शन जिसको हम कहेंगे। एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? अवेलेबल ऑर्गेनिक मैटर फॉर कंज्यूमर्स। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेरी करती है ना, इकोसिस्टम्स में, ये तो हमने पढ़ा। मैक्सिमम एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इट इज सीन इन कोरल रीफ्स, फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फिर शुगर केन फील्ड, है ना। लीस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है डेजर्ट में देखी जाती है या फिर डीप सी में देखी जाती है। Temperate deciduous forest, temperate evergreen, tropical deciduous forest, they have relatively less productivity when compared to tropical rainforest. सर मैं अभी आउट हो गई थी क्लास से, आप प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हैं? Yes, sure. कौन सा क्वेश्चन देखा आपने?
नहीं सर, मतलब याद ही नहीं है, 2 मिनट से मतलब मेरा नेट चला गया था तो मैं आउट हो गई थी। ओके ओके। कुछ खास नहीं, बस यही है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वाला स्लाइड है। ठीक है। फिर ओके। हमने ये देखा कि प्रोडक्टिविटी जो है सबसे ज्यादा हाँ सर, ये वाला मैंने ट्रॉपिकल आंसर रेन भी किया फॉरेस्ट में था। हाँ, होगी। ये ठीक वाला है। मैंने आंसर भी किया था। हाँ। ओके, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। You know, students, total biosphere productivity is approximately 170 tons per year. 170 टन्स। ठीक है। और इसमें से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी जो है इट इज 115 बिलियन टन्स। एक्वेटिक की है 55 बिलियन टन्स। 55 बिलियन टन्स। लेकिन 70% हमारी अर्थ जो है वो तो एक्वेटिक इकोसिस्टम है। प्रोडक्टिविटी इतनी कम क्यों? बताइए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डीप सी में सनलाइट नहीं जाती है ना सर। गुड, इट इज वन ऑफ द रीजन। एनी अदर रीजन? ठीक है, एक तो सनलाइट है रीजन और दूसरा न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। ठीक है। तो ये दो रीजंस जो हैं इनकी वजह से ज्यादातर एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है, ओशंस जो हैं, उनमें प्रोडक्टिविटी बिल्कुल कम होती है। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं अबाउट द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है जी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय सेकेंडरी कंज्यूमर्स। कंज्यूमर जो है, हर्बीवोर जो है, वो फीड करेगा किस पे? ग्रीन प्लांट्स पे। खा लिए जी ग्रीन प्लांट्स, सेलुलोज भी चला गया अंदर, बहुत सारी चीजें चली गई, डाइजेस्ट हुई। रिमेंबर डाइजेशन, breakdown of the complex food substances into simpler forms. अल्टीमेट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन क्या है? कि भाई कोई कार्बोहाइड्रेट खाया गया तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या बन जाता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना? ये है। ब्लड ने उन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया, सेल्स तक पहुंचे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, प्रोटीन्स के एंड प्रोडक्ट अमीनो एसिड हो गए। न्यूक्लिक एसिड्स अगर ब्रेक होंगे तो आपको पता है एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन क्या बनते हैं, है ना? फैट्स अगर टूटेंगे, अगर ट्राइग्लिसराइड्स हैं और ग्लिसरॉल है ना, ये सब चीजें, फैटी एसिड्स। सो अल्टीमेटली क्या हो जाता है? एक सेल की प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा बन जाती हैं ये चीजें, जिसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। वही बात का जिक्र हो रहा है यहां पे। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर। कौन बनाएगा नया ऑर्गेनिक मैटर? जो कि कंज्यूमर है। Let's solve a question. The rate of formation of new organic matter by rabbit in grassland is called. Rate of formation of new organic matter by rabbit in grassland. हम इसको क्या कहेंगे? कौन सी प्रोडक्टिविटी है ये?
ओके, सो आंसर इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो 9 स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। आरफा, ऐश्वर्या, जतिन, रिया, अभिरूप, अतुल, ऋषि, रोहन, भूमिका। 3 स्टूडेंट्स का गलत भी हुआ। क्यों ऐसा हुआ? जस्ट हमने पढ़ा है और इतने में ही भूल गए। हाँ, तो देखिए, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। ठीक है, रैबिट की अगर हम बात करें, प्राइमरी कंज्यूमर है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, है ना, विच फीड ऑन द प्रोड्यूसर। तो रैबिट जो मास इनकॉर्पोरेट करेगा उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है उस पे अगर कंज्यूमर्स फीड करेंगे, ठीक है, और इनकॉर्पोरेट करेंगे बायोमास, हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। कोई डाउट यहां पे? तो प्रोड्यूसर्स के बाद जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बायोमास को हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में ही काउंट करेंगे। यस, देखिए, रैबिट है फॉर एग्जांपल, ग्रास खा रहा है। ग्रास खाने के बाद जो एनर्जी मिलेगी रैबिट को, उससे जो बायोमास रैबिट प्रोड्यूस करेगा, उस प्रोडक्टिविटी को, है ना, प्रोडक्टिविटी बेसिकली क्या है? बायोमास ही तो है। तो जो बायोमास इनकॉर्पोरेट हुआ आफ्टर ईटिंग द प्रोड्यूसर, वी से इट एज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो कंज्यूमर्स हैं, कोई भी कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी, टॉप कार्निवोर, इनके पास जो बायोमास होता है इट इज ए रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सिर्फ प्लांट्स के पास होती है, प्रोड्यूसर्स के पास होती है। ठीक है, बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास जो प्रोडक्टिविटी है इट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ओके, देखिए, अब है कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। तो कम्युनिटी नाम से ही पता लग रहा है, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ बायोमास बाय कम्युनिटी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो एक कम्युनिटी में कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, हम उसको कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। ओके, तो क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं हम। The biomass available for consumption by herbivore and the decomposer is called, कौन सा बायोमास अवेलेबल होता है हर्बीवोर्स के लिए, डिकम्पोजर्स के लिए, फॉर कंजप्शन? This time only 4 students are correct. Arfa, Aishwarya, Abhirup, ऋषि। बाकी लोगों को क्या हुआ इस बार? सायन, जतिन, रिया, रिदा, हाँ, अतुल। सो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे ही तो फीड करेंगे, है ना। प्लांट्स के पास क्या होता है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो होती है ना। तो कंज्यूमर्स जब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे फीड करेंगे तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आएगी उनके पास। ठीक है, सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर और एनर्जी दैट इज स्टोर्ड एट द कंज्यूमर लेवल, इसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। स्टैंडिंग क्रॉप इज अनदर टर्म।
amount of entire biomass of living organisms that is present in a given ecosystem excluding non-living matter, हम उसको स्टैंडिंग ग्राफ कहेंगे कि पूरा कितना बायोमास प्रेजेंट है इकोसिस्टम में, ठीक है, लिविंग बायोमास, दैट इज द स्टैंडिंग ग्राफ। समझ में आया? सर बताइए अतुल। कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी वाली जो स्लाइड थी ना वो एक बार दिखा दीजिए। यस यस, ये रही कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। It is done, Atul. सर ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कुछ और टर्म्स हैं। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, it is percentage of energy that is converted into biomass at higher trophic level over the energy of food resources available at lower trophic level। तो मतलब ये है कि लोअर ट्रॉपिक लेवल्स में कितनी एनर्जी है जिसको यूटिलाइज कर रहा है एक ऑर्गेनिज्म एट हायर ट्रॉपिक लेवल इन प्रोड्यूसिंग इट्स ओन बायोमास, ठीक है। तो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं हम? एनर्जी कन्वर्टेड इनटू बायोमास एट ए ट्रॉपिक लेवल डिवाइड बाय एनर्जी प्रेजेंट इन द बायोमास एट लोअर ट्रॉपिक लेवल इनटू 100। फॉर एग्जांपल हमारे पास रैबिट है लोअर ट्रॉपिक लेवल में, हायर ट्रॉपिक लेवल पे हमारे पास फॉक्स है, ठीक है। तो फॉक्स जब कंज्यूम करेगा रैबिट को, ठीक है, तो रैबिट के पास कितनी एनर्जी होगी जिसको फॉक्स यूटिलाइज करेगा इन प्रोड्यूसिंग इट्स ओन बायोमास, हम उसको कहेंगे इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट यहाँ पे? एक बार और एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। यस यस, देखिए क्या होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स हमेशा कहाँ पे फीड करेंगे? हायर ट्रॉपिक लेवल के लोअर ट्रॉपिक लेवल पे ही फीड करेंगे, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। तो देखिए हायर ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म जब लोअर पे फीड करेगा तो क्या खाएगा? उसका बायोमास ही खाएगा ना। इसके बायोमास में क्या प्रेजेंट होती है? एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो मतलब ये एनर्जी जो इसकी है हायर ट्रॉपिक लेवल में जा रही है, ठीक है। तो कितनी एनर्जी जा रही है और उस एनर्जी से कितना बायोमास बन पा रहा है फ्रॉम ए लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल, दिस इज इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, ठीक है। कि लोअर ट्रॉपिक लेवल पे कितना बायोमास प्रेजेंट है, कितनी एनर्जी प्रेजेंट है और इसका कितना जा रहा है हायर ट्रॉपिक लेवल पे, ओके। ठीक है। Now we have two more terms, photosynthetic efficiency, net production efficiency, ठीक है। तो photosynthetic efficiency देखिए नाम से ही पता लग रहा है, फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटी ऑफ प्लांट्स, इसे पता चलेगी, है ना। ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, हमें पता है ना जीपीपी क्या हुआ, कि ओवरऑल प्लांट कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, यही तो है जीपीपी, डिवाइड बाय टोटल इंसिडेंट रेडिएशन, सोलर रेडिएशंस, कि प्लांट पे कितने सोलर रेडिएशंस फॉल कर रहे हैं और उन सोलर रेडिएशन से कितना जीपीपी प्रोड्यूस हो रहा है, इन दोनों का रेशियो कहते हैं हम फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ऑफ दैट प्लांट, ठीक है। कितने रेडिएशंस फॉल हो रहे हैं, कितना जीपीपी बन रहा है उन सोलर रेडिएशंस में, ठीक है।
This is photosynthetic efficiency of that particular plant. कोई डाउट यहाँ पे? नेक्स्ट टर्म इज नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी. ठीक है, तो नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी के मतलब कितनी प्रोडक्शन हो रही है ना. ये होता है रेशियो ऑफ एनपीपी डिवाइड बाय जीपीपी इंटू 100. तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इन दोनों का रेशियो जो है ये देगा नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, ऑफ ए इकोसिस्टम, जो भी आप निकालना चाहो. ओके, NPP divided by GPP into 100. It is the formula. इससे हमें ये पता चलेगा कि एनर्जी कितनी जाया हो रही है ना. सर एनर्जी कितनी बच रही है या कितनी जाया हो रही है, क्या मतलब? नहीं, जाया कितनी हो रही है वही तो पता चलेगा, क्योंकि एनपीपी आपके पास है, जीपीपी भी आपके पास है, तो बचा क्या है? रेस्पिरेटरी लूजेस ही बचे ना. तो हाँ. एफिशिएंसी पता चलेगा. ठीक है, कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी कितनी है इस ऑर्गेनिज्म की. ओके. ठीक है, एनपीई का मतलब समझ नहीं आया. रोहन कहाँ है एनपीई? एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, इसी के बारे में बोल रहे हो. एनपीई नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी. अच्छा, ओके ओके, इनके बारे में बोल रहे हैं. देखिए एनपीई क्या है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट के पास अवेलेबल बायोमास कितना है, फॉर एग्जांपल. ठीक है, और प्लांट ने टोटल कितना बायोमास प्रोड्यूस किया है, टोटल कितना किया है, अवेलेबल कितना है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. ठीक है, इन दोनों का रेशियो होता है नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी. ठीक है, इससे हमें ये पता चलेगा कि कितनी एनर्जी जो है प्लांट ने यूज की है फॉर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना. जितनी कम एनर्जी प्लांट यूज करेगा, ऑर्गेनिज्म यूज करेगा, वो उतना एफिशिएंट होगा, है ना. जितनी ज्यादा एनर्जी यूज होगी तो वो ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म के लिए उतना सही नहीं है. ठीक है, तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी, सीधी सी बात है. अब आया समझ में? कोई डाउट यहां तक? अब देखिए, डिड यू नो वी ह्यूमन बीइंग्स कैन ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल, है ना. ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ एक ही चीज खाते रहें, नहीं. डिपेंड करता है कि कौन सी चीज अवेलेबल है, और हम ह्यूमंस की तो बात ही नहीं, है ना. प्रोड्यूसर्स बेचारे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हमेशा ऑक्यूपाई करते हैं, है ना. अगर ह्यूमंस कंज्यूम कर रहे हैं प्लांट्स को डायरेक्टली, सब्जियां खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, तो हम हर्बीवोर हुए, है ना. मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स हुए हम. ठीक है, when human consume meat, beef, etc., they are at secondary consumer level, जिसको हम कार्निवोर भी कहेंगे. अब ह्यूमंस जो हैं दे ईट सैल्मन, और सैल्मन जो है छोटी छोटी मछलियों को खाती है. नाउ वी आर एट थर्ड ट्रॉपिक लेवल, टेरिशरी कंज्यूमर, मतलब टॉप कार्निवोर है हम, है ना. यस रोहन, हम मल्टी कंज्यूमर हैं, है ना. आतंक मचा के रखा है हमने पूरे इकोसिस्टम में, कोई रूल ही नहीं है. हर एक ऑर्गेनिजम्स का रूल होता है. ठीक है, फॉक्स जो है फॉर एग्जांपल डियर को खाएगा, ठीक है, या रैबिट पे फीड करेगा, तो स्क्वेरल पे फॉक्स कभी फीड नहीं करेगा. रूल है, लेकिन ह्यूमंस को नहीं है ऐसा. ठीक है, कुछ भी चलेगा, है ना. तो इसीलिए ह्यूमंस का फूड चेन सबसे ज्यादा इम्बैलेंस है. कंपटीशन ह्यूमंस में कितना है, उतना किसी भी ऑर्गेनिज्म में कंपटीशन नहीं होगा.
इवन इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग, इवन कैरिंग कैपेसिटी एनवायरनमेंट की कम है, लेकिन फिर भी इतनी हद नहीं होती है जितनी ह्यूमंस में कंपटीशन है। हमें जॉब्स के लिए कंपटीशन है, हमें रहने के लिए कंपटीशन है, हमें सुबह गाड़ियों में कंपटीशन है, जगह नहीं मिलती है गाड़ियों में जाने की, है ना। हर एक चीज के लिए कंपटीशन हमने बना लिया है। ओके, हाँ, एग्जाम की तो बात ही नहीं है रोहन। बस 30 ईयर्स तक, मतलब 25 ईयर्स तक तो मतलब पढ़ाई ही चलती रहती है ना। एग्जाम्स दो, ये एग्जाम्स दो, आधी लाइफ बेचारे बच्चे की उसी में खत्म हो जाती है। सर तो क्या जितने एग्जाम्स होते हैं ना सारे हम ही लोग पे थोप दिए जाते हैं, बीपीएससी यूपीएससी नीट इंजीनियरिंग, मतलब जो कर लो। हाँ, क्या पता हो जाए किसी में सिलेक्शन कर लो। तो ऐसे ही होता है कंपटीशन। हमारा जो कंपटीशन है ना, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बहुत ज्यादा सीवियर है, बहुत ज्यादा। इंट्रा स्पेसिफिक है, सबके पास रिसोर्सेज भी सेम होते हैं, कैपेबिलिटी भी हाँ सेम होती है। हाँ हाँ हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ ना। और हर एक इतना एफिशिएंट है, इतना ज्यादा एफिशिएंट है ना। शर्मा जी का लड़का देखो कितनी अच्छी पढ़ाई करता है। सर कौन से शर्मा जी? हमारे इधर शर्मा जी मतलब ही नहीं होते हैं सर। वही शर्मा जी जो आकाश गायजूस का प्रचार करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हर हर देखो 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 क्या होता है, हर सोसाइटी में एक शर्मा जी होता है। आप देखो आपके नेबरहुड में भी शर्मा जी होगा, ठीक है, अतुल यस के सर है तो। नेबरहुड में भी होगा, हर एक जगह होता है। वही शर्मा जी का बेटा अगर हमें हुए तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। शर्मा जी का बेटा हमेशा दूसरों के घर होता है, अपने घर कभी नहीं होता है, ठीक है, ये खासियत है। ओके, हम दूसरों के लिए शर्मा जी के बेटे हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है, और ऐसा हो सकता है हाँ कि आपकी एग्जांपल्स दी जाएं, लेकिन अपने घर के लिए, घर वालों के लिए आप कभी शर्मा जी के बेटे नहीं हो, ठीक है, ये बात याद रखना। हाँ सर, कितना भी कर लो उनको कम ही लगता है। सर जितने भी हो ना, मतलब सर जितने अपना मतलब धन हमेशा निकालते कम ही हैं लगता है। यूपीएससी बीपीएससी नीट, वो लोग शर्मा जी के बच्चे, और जो नहीं निकालते वो पता नहीं किसके बच्चे। ओके, सो इट हैपेंस। चलिए, लेट्स गेट बैक टू स्टडीज। हम क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है। Great, 9 students are correct. Sayan, Arfa, Ishwarya, Jatin, Avirup, Atul, Rushi, Rohan, and Bhumika. Arpita, what happened? गलत क्यों हुआ? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है। सर गलती से गलत हो गया। गलती से गलत नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे इतने इजी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो नीट में क्या होगा फिर एग्जाम में, है ना। तो देखिए, कंज्यूमर्स इसका आंसर है। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय सेकेंडरी कंज्यूमर्स, या फिर कंज्यूमर सिंपली अगर हम कहें, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर भी करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर भी करते हैं, कोई कंज्यूमर भी लो, है ना। पैरासाइट्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स हुए। decomposers and producers do not contribute to secondary productivity. One more question. Which of the following statement is are incorrect? तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है।
This time 7 students are correct. तो आरफा, ऐश्वर्या, जतिन, अविरूप, ऋषि, रोहन एंड भूमिका, इनका आंसर करेक्ट है. Correct answer is option D. Productivity of aquatic ecosystem is much higher as compared to terrestrial ecosystem in context of total biosphere productivity. ठीक है, तो बिल्कुल गलत आंसर है ये, है ना, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा एक्वेटिक इकोसिस्टम में नहीं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होती है ना. तो देखिए, लिंडमैन 10% लॉ क्या कहता है? It limits the number of trophic level in the ecosystem. Okay, they will be less as only 10% of energy of lower trophic level is transferred to the organism of higher trophic level in a unidirectional manner. है ना, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है. इट इज नेवर बाई डायरेक्शनल. ओके, तो अगर प्रोड्यूसर लेवल पे 10,000 जूल्स ऑफ एनर्जी है, सर बताइए. सर ये यूनिडायरेक्शनल वाला समझ नहीं आया कि ये यूनिडायरेक्शनल क्यों? ये इसलिए कि एनर्जी एक बार ट्रांसफर हो गई. फॉर एग्जांपल, रैबिट से एनर्जी चली गई फॉक्स में, फॉक्स से वापस रैबिट में आ सकती है? नहीं आ सकती. लेकिन सर मतलब अगर देखो कोई मर गया एनिमल, तो डेट्रेटिव फोर्स उसे कन्वर्ट करके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सॉइल में डालेंगे, फिर वो फिर से नहीं, वो तो डेट्रिटस में जा रही है ना एनर्जी, वापस मत आ रही है उसमें, है ना. डेट्रिटस में जा रही है, मतलब एनर्जी जो है फ्लो हो रही है, ट्रांसफर हो रही है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म में. तो वही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहता है, फर्स्ट लॉ. ठीक है, ओके. भूमिका, व्हाट हैपेंड? कहाँ जाना है आपको? कितना बाकी है? तो बस यही है, यही 2-3 स्लाइड्स बचे हैं. भूमिका की एनर्जी जा रही है, शायद बैक नहीं आ सकती एनर्जी. बैक नहीं आ सकती एनर्जी ना, नहीं रोहन, एनर्जी बैक नहीं आ सकती कभी. ठीक है, एक बार एनर्जी चली गई, डिसिपिएट होगी, गई, बस दोबारा नहीं आ सकती. ओके, तो टॉप कंज्यूमर तक 10 जूल्स ऑफ एनर्जी ही पहुंच सकती है. डेजर्ट इकोसिस्टम, हाईएस्ट सनलाइट अवेलेबिलिटी होती है ना, टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन लिमिटिंग फैक्टर होता है रेनफॉल वहां पे, है ना, इसीलिए प्रोडक्टिविटी कम होती है वहां पे. ओपन ओशन इकोसिस्टम, लाइट बहुत कम वहां पे जाती है टू द बॉटम ऑफ द सी, है ना. ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेटेड पर यूनिट इज लेस हियर. ठीक है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी भी लिमिटेड होती है. सबसे लिमिटिंग नाइट्रोजन होता है वहां पे. ठीक है, नाइट्रोजन जो है मोस्ट लिमिटिंग न्यूट्रिएंट होता है, मोस्ट लिमिटिंग न्यूट्रिएंट इन डीप सी. ठीक है, याद रखना. तो एनपीपी सबसे ज्यादा कहां पे होगी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेरेस्ट्रियल में, कोरल रीफ्स, एक्वेटिक में. ओके, एक्वेटिक प्लांट्स दे हैव लेस एक्सेस टू द सनलाइट, इसीलिए प्रोडक्टिविटी वहां पे कम होती है. तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी 115 बिलियन टन्स, है ना, और एक्वेटिक इकोसिस्टम में 55 बिलियन टन्स ही होती है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. हमने क्या पढ़ा? जीपीपी, एनपीपी पढ़ा हमने. एनपीपी जो है इट इज अवेलेबल एनर्जी फॉर द कंज्यूमर्स. ठीक है, सो प्रोडक्टिविटी वेरी करती है हर एक न्यूट्रिएंट में. अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फोटोसिंथेटिक एबिलिटी ऑफ प्लांट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर प्रोडक्टिविटी इन एन एरिया. नेक्स्ट क्लास होगी कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, हम कंटिन्यू करेंगे, हम डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. बताइए कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? सर शर्मा जी का लड़का तो मेरा दोस्त गिरने जाता है मेरे घर में तो मेरा उतना नहीं चलता बात जितना मेरे दोस्तों का. हाँ रोहन, ऐसा ही होता है, इसलिए मैंने एग्जांपल दी ना. शर्मा जी का लड़का हर सोसाइटी में पाया जाता है, हर मोहल्ले में पाया जाता है, हर सिटी में पाया जाता है. ठीक है,
तो अपने आप को कभी नहीं समझना मैं शर्मा जी का लड़का हूं। ठीक है, तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आज की क्लास में बताइए।